कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, आज हमको आगे देखना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में विधायिका। ठीक है, ये विधायिका है क्या? लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, संघ क्या है, परिसंघ क्या है ना। यूनिटरी सिस्टम में कौन अधिक शक्तिशाली होता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कौन सा है। हमको पता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कौन है। जो जो होता है कॉन्सेप्ट, वो एकात्मक शासन प्रणाली में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक। चलिए, आज इसी में आगे हम बात करने वाले हैं विधायिका के बारे में या लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक, लेजिस्लेचर या विधायिका। देखिए, प्राचीन काल में विधायिका जो होता था वो राजा हुआ करता था। ठीक है, वही क्या करता था, नियम निर्माण करता था, कानून निर्माण करता था, है ना। ठीक है, कौन? राजा। तो राजा का ही शासन हुआ करता था। मोनार्की जब हुआ करता था तो राजा ही नीतियों का निर्माण करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब आधुनिक युग आया, आज के दौर में, आज क्या है, आज आमतौर पर आप संसदीय प्रणाली देखने को दिखते हैं, है ना। संसदीय प्रणाली या लोकतंत्र देखने को मिलता है सभी जगह। ठीक, अब देखो, यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली है ना, हम उसको देख रहे हैं। और संसदीय प्रणाली जो है वो आपकी दो तरह की होती है। ठीक है, कितने तरह की? दो तरह की। कौन कौन सी? तो एक होता है द्विसदनीय और दूसरा होता है एक सदनीय। ठीक है, क्लियर? तो आपका यूनिकैमरल और आपका बायोकैमरल, ये दो होता है। ठीक है, द्विसदनीय होता है। अब देखो, द्विसदनीय से आता क्या है? देखो, संसद के, अगर संसदीय प्रणाली में, है ना, जो संसद होता है या पार्लियामेंट होती है, विधायिका होती है, वो उसके दो हिस्से होंगे, दो भाग होंगे। एक होगा उच्च सदन और दूसरा होगा निम्न सदन। इसको द्विसदनीय व्यवस्था हम कहते हैं। क्या होगा इसमें? एक होगा उच्च सदन और दूसरा कौन सा होगा? निम्न सदन। इसे आप क्या कहते हैं? इस प्रणाली को द्विसदनीय प्रणाली कहेंगे। ठीक है, दो सदन हो गए यहाँ पर। एक सदन में केवल एक ही होता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर राज्यों में केवल क्या मिलता है आपको? विधानसभा देखने को मिलता है सामान्यतः। तो एक सदनी हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की जो संसद है वो कैसी है, तो भारत की जो संसद है वो क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है। एक उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है। और यह जो आपको देखने को मिलता है, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन ब्रिटेन में से क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन को अभिजातियों का सदन कहते हैं हिंदी में। वहीं पर निम्न सदन को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है निम्न सदन को। यूएसए में इसी को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। और निम्न सदन को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। हाउस ऑफ
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और भारत में इन दोनों का सम्मिलित रूप, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स मीन्स भारत का जो आपको देखने को मिलेगा, भारत में इन दोनों का सम्मिलित रूप है। भारत की जो संसद है वो इन दोनों का सम्मिलित रूप है। कैसे? इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह हम क्या करते हैं, कुलीन वर्गों को, समाज में अच्छा स्थान रखने वाले लोगों को या वयोवृद्ध लोगों को, है ना, हम कहाँ भेजते हैं? कहाँ भेजते हैं जी? राज्यसभा भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा भेजते हैं, है ना। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह और सीनेट की राज्य, ये सीनेट में क्या होता है? राज्य को रिप्रेजेंट किया जाता है, राज्य को। ठीक है, तो हम इन किस दोनों तरह का, एक तरफ हम कुलीन लोगों को, अच्छे नामी लोगों को जिनका समाज में स्थान है, उन लोगों को भेजते हैं। साथ ही साथ यूएसए के सीनेट की तरह हम राज्यों के प्रतिनिधियों को भेजते हैं, राज्यों से प्रतिनिधित्व भेजते हैं, है ना। इसीलिए हमारे भारत की जो उच्च सदन है उसका नाम क्या है? राज्यसभा, राज्यों की सभा। ठीक है। दूसरा जो है वो है निम्न सदन। निम्न सदन को ब्रिटेन में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, है ना। आम नागरिकों का सदन, है ना, लोग सदन, लोगों का सदन कहते हैं। जबकि कांग्रेस या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कहाँ? आपके यूएसए में, सेम चीज को। ठीक है, और भारत में से क्या कहते हैं इस सदन को? क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, क्या इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन है? नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? राज्यसभा ही कहते हैं, लोकसभा ही कहते हैं। भारत की जो विधायिका है उसका नाम क्या है? संसद है ना। भारत की जो विधायिका है उसका नाम क्या है? संसद है, याद रखिएगा। ठीक है, तो संसद में राज्यसभा और लोकसभा दो क्या है? आपके सदन है। अगर हम यहीं पर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई ठीक है, इंडिया का जो आपका विधायिका है उसका नाम संसद है, लेकिन और कौन से देश हैं, है ना, जहां पर इस तरह का सिस्टम पाया जाता है और उनका नाम क्या है? तो पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आ, ये कांग्रेस कहते हैं यूएसए में। कांग्रेस में सीनेट भी होता है ना, आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी होता है ना, ये दो सदन होते हैं आपके। तो हम विभिन्न देशों के जो क्या है, विधायिका है, उसको देखते हैं, है ना। सर एक सदनीय में क्या आएगा? देखो, सीधी सी बात है, एक सदन जो होता है, एक सदनी जो विधायिका होगी उसमें केवल एक सेक्शन होगा, है ना। तो वो नॉर्मली हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जहां पर एक सदन है वो राज्यों में, हमारे भारत में एग्जिस्ट करता है कहाँ? केवल एक सदन। कौन सा है वो? उसका नाम क्या है आपका? विधानसभा। ठीक है, एक्चुअल विधानसभा। में अगर विधानमंडल का कॉन्सेप्ट है, विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा है, लेकिन हम जी। चाहें तो राज्यों में एक से अधिक क्या कर सकते हैं? सदन की व्यवस्था कर सकते हैं, जो क्या कहलाएगी? विधान परिषद कहलाएगी। वही वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जिसमें हमारा पड़ोसी राज्य आंध्रा है, तेलंगाना है ना, ये यहाँ पर आपको द्विसदन देखने को मिलता है, जो क्या कहलाता है? विधान परिषद कहलाता है। आगे आप इसको और समझेंगे अच्छे से। बस ये ध्यान रखिए, जहां पर दो सदन हो, उच्च सदन, निम्न सदन हो, वो क्या कहलाएगा? द्विसदनीय व्यवस्था। जहां पर केवल एक सदन हो, जैसे राज्यों में विधानसभा, हमारे छत्तीसगढ़ में केवल एक सदन है ना। कौन सा है? विधानसभा है ना। ठीक है, तो एक सदनीय व्यवस्था है। अब देखो, विश्व की विभिन्न विभिन्न देशों की विधायिकाएं अगर उनकी हम बात करें, तो सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस का। ठीक है, भारत ने जब संसद को बनाया तो इसका नाम क्या रखें, ये भी क्वेश्चन आया था, तो हमने कांग्रेस ही रखा, संसद ही रखा, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से ही। ठीक है, जबकि कांग्रेस का जन्म इसी के आधार पर हुआ था, यूएसए के कांग्रेस के आधार पर। ठीक है, तो कांग्रेस कहाँ है? यूएसए में। यूएसए की विधायिका को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। क्रेमलिन के किसको कहते हैं? मैं उल्टा लिख रहा हूं,
पहले यूएसए नहीं लिख रहा हूँ, पहले उसकी विधायिका का नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कौन सी, अगर हम पहले देश का नाम लिख देंगे तो फिर दूसरा जो नाम है वो हमें प्रायः याद नहीं रहता है ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से। तो हम पहले उस विधायिका का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्रेमलिन है, क्रेमलिन कहाँ का है? तो रूस का है। ठीक है, रूस की संसद को क्रेमलिन कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, स्टेट डूमा और फेडरेशन काउंसिल। ठीक है, उसके बाद डाइट। ठीक है, डाइट, डाइट कहाँ का है? जापान का। ठीक है, क्रेमलिन कहाँ का है? रूस का। कांग्रेस कहाँ की विधायिका है? यूएसए की। डाइट कहाँ की है? जापान की। नीसेट, नीसेट जो है वो इजराइल का है। ठीक है, कहाँ की विधायिका है? इजराइल की। फिर है राष्ट्रीय पंचायत। मैं जो महत्वपूर्ण पूछता है उसको पहले बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायत जो है वो है नेपाल की आपकी। नेपाल की विधायिका का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। फिर है जातीय संसद। जातीय संसद कहाँ की विधायिका है? तो बांग्लादेश की है। ठीक है, फिर है सोगदू। सोगदू कहाँ की विधायिका का नाम है? तो आपकी भूटान की विधायिका का नाम है सोगदू। ठीक है, फिर नेशनल पीपल कांग्रेस। एनपीसी कहते हैं इसे। ये कहाँ की संसद है? चीन। ठीक है, फिर उसके बाद आगे अगर हम देखते हैं तो आपका मजलिस है, मजलिस। ठीक है, मजलिस जो है वो आपकी ईरान, है ना, ईरान की संसद का नाम मजलिस है। इसके अलावा मालदीव में भी इसे मजलिस कहा जाता है। ठीक, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली जो है ये आपकी पाकिस्तान की संसद का नाम है। ठीक है, वियतनाम, फ्रांस, यहाँ भी नेशनल असेंबली पाया जाता है। ठीक है, वियतनाम और फ्रांस में भी। ठीक है, सेजम कहते हैं पोलैंड की संसद को। ज्यादा फोकस करिए याद करने पर, नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो जाएगा स्टडी मटेरियल सेक्शन में, है ना। तो ये पूरा जो आपको नोट्स दिख रहा है वो मिल जाएगा। जी सर। लियो जिरगा, लियो जिरगा जो है वो कहाँ की संसद का नाम है? अफगानिस्तान की। कहाँ की? अफगानिस्तान की। ठीक है, और है बुंडेसटैग। ये है आपकी जर्मनी की संसद का नाम। ठीक है, क्लियर। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। कांग्रेस कहाँ, पहला बार आजादी की लड़ाई कहाँ चालू हुई थी? तो यूएसए में चालू हुई थी, तो कांग्रेस याद रखना वहां का। ठीक है, ठीक है, हो गया। रूस कहाँ पर कब्जा करना चाहता है? क्रीमिया पर, है ना। किस पर कब्जा करना चाहता है? यूक्रेन और रूस युद्ध का सार क्या है? क्रीमिया पर कब्जा। हाँ, क्रीमिया पर कब्जा कर लेना चाहता है। तो क्रेमलिन कहाँ की संसद का नाम है? रूस का। जापान के लोग पतले दिखते हैं, है ना, आप देखे हो पतले दुबले दिखते हैं। तो क्या क्या रहते हैं जापान के लोग? डाइट पर रहते हैं। किस पर रहते हैं? डाइट पर रहते हैं। ठीक, तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट, है ना। नीसेट, क्या? नीसेट कहाँ की संसद का नाम है? इजराइल का नाम है। ठीक है, फिलिस्तीन इजराइल दो पड़ोसी देश, भारत पाकिस्तान जैसे, है ना, लड़ाई होती ही रहती इनके बीच। और इजराइल की संसद का नाम क्या है? नीसेट। कभी, है ना, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या नहीं होता? सेटिंग नहीं हो पाता, समझौता नहीं हो पाता, तो नीसेट। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, कहाँ की संसद का नाम है? नेपाल का, है ना। नेपाल पता है आपको बहुत पंचायती करते रहता है ना, भारत से और चीन से दोनों से संबंध रखता है और भारत को आंखें दिखाते रहता है ना। तो राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद का नाम है?
नेपाल का। ठीक है। फिर जातीय संसद, कहाँ की संसद का नाम है? बांग्लादेश की संसद का नाम है ना। जातीय संसद कहाँ की संसद का नाम है या विधायिका का नाम है? तो बांग्लादेश। फिर है सोगदू, है ना। सोगदू नाम ही थोड़ा आपको अलग लग रहा है, तो सोगदू कहाँ का है? भूटान का है। ठीक है। फिर नेशनल पीपुल कांग्रेस, आपको पता भी होना चाहिए कि भाई भूटान जो है पहला देश है जिसने हैप्पीनेस इंडेक्स स्टार्ट किया है। अपनी अर्थव्यवस्था को मापने के लिए वो किसका सहारा लेता है? हैप्पीनेस इंडेक्स का। हैप्पीनेस इंडेक्स पहली बार भूटान ने ही स्टार्ट किया था, है ना। तो सुखी जहां रहते हैं लोग, है ना, वो देश है कौन? भूटान। ठीक है, तो सोगदू भूटान। फिर नेशनल पीपुल कांग्रेस, है ना। नेशनल पीपुल कांग्रेस कहाँ का है? चीन का है। ठीक है। मजलिस कहाँ का है? ईरान और मालदीव का। नेशनल असेंबली कहाँ है? पाकिस्तान, फ्रांस, वियतनाम में है। ठीक है। सेजम, सेजम कहाँ है? तो पोलैंड की संसद का नाम है। लियो जिरगा, है ना, कहाँ का है? अफगानिस्तान का। लियो जिरगा कहाँ का है? अफगानिस्तान का। ठीक है। फिर बुंडेस्टैग, ये कहाँ का है? जर्मनी की संसद का नाम। क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? चलिए अब जी सर। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, ये तो हो गया विभिन्न देशों की संसद का नाम। अब भारत की संसद जो है ना, भारत की जो विधायिका है ना, वो कैसी है? तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि भारत की विधायिका, है ना, या संसद, है ना, ठीक है, किस शासन प्रणाली पर आधारित है ना, कैसी है? तो संघात्मक ढांचे पर आधारित है। कैसी आधारित है? तो संघात्मक ढांचे पर आधारित है। संघात्मक ढांचा मैंने समझ रहे हो, जहां पर राज्यों और केंद्र संघ दोनों का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। केंद्र का रिप्रेजेंटेशन भी होता है और राज्यों का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो भारतीय विधायिका आपको संघात्मक दिखती है ना। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर पर्सपेक्टिव ये है कि राज्यों के पास अपनी विधायिका है और केंद्र में भी यानी संघ के पास भी अपनी विधायिका है। ठीक है। तो हम भारत की जो विधायिका है, भारत में विधायिका है जो, भारत की नहीं कहूं कि भारत में कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। भारत में विधायिका, ठीक है, वो किस पर आधारित है? संघात्मक ढांचे पर आधारित है। अब देखो, यहां से मैं पूरे प्रावधान को यहीं पर ही बताऊंगा। ठीक है। केंद्र और राज्य, ठीक। तो अगर हम केंद्र या जिसे कहते हैं संघ, संघ की विधायिका की बात करें तो संघ की जो विधायिका है ना, केंद्र की विधायिका या संघ की विधायिका जो है, ये इसका प्रावधान मिलता है आपको अनुच्छेद अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर केंद्र की विधायिका क्या कहते हैं हम? संसद कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? संसद। और संसद का जो प्रावधान आपको देखने को मिलता है वो है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक भारत की संसद के बारे में आपको वर्णन देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें तो संसद के 3 हिस्से, है ना। कितने हिस्से? 3 हिस्से। कौन कौन सा? तो है लोकसभा, राज्यसभा से स्टार्ट करते हैं तो आपको याद भी होगा।
राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये आपके भारतीय संसद के 3 हिस्से, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भारतीय संसद के 3 हिस्से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा जहां पर आपको अनुच्छेद 80 में देखने को मिलता है, वहीं पर लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, ठीक है, और राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। क्लियर? तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि बताइए, है ना, राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80। लोकसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81, और राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चार्ट। ठीक है, फिर अगर हम आगे देखें तो यहां पर अगर हम राज्य की विधायिका की बात करें, राज्य या प्रांत की विधायिका के बारे में बात करें, तो राज्य की विधायिका का वर्णन अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक है। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर राज्य की विधायिका को क्या कहा जाता है, विधान मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विधान मंडल। और विधान मंडल के बारे में प्रावधान जो है वो है अनुच्छेद 168 में, है ना, किसमें, अनुच्छेद 168 में। और इसमें भी ध्यान रखना कि संसद का जो वर्णन है, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का संसद कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है आपका 79 में, याद रखना। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सरल कर देता हूं, चलो, आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, याद रखिएगा, भारत की संसद जो है वो है अनुच्छेद 79 में एक्चुअल में। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं कर रहा हूं। ठीक, अनुच्छेद 79 में हमारे संसद के बारे में वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर देखिए, विधानमंडल का वर्णन कितना है, 168। संसद का वर्णन कितना है, 79। ठीक है, अब यहां पर भी 3 अंग होंगे विधानमंडल के। एक होगा आपका विधान परिषद। यह जरूरी नहीं कि हर राज्य में विधान परिषद हो। विधान परिषद की उत्पत्ति राज्य की इच्छा पर केंद्र द्वारा होती है। राज्य इच्छा करेगा तो केंद्र कानून लाकर संसद में, है ना, विधेयक लाकर उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना करेगा, है ना। हर राज्य में इसीलिए विधानसभा आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, जहां अधिकतर इसकी स्थापना तब होती है जब पारितोषिक रूप से राजनीतिक तुष्टीकरण किया जा रहा है ना, ऐसे वरना आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक, फिर विधान परिषद जो है वो है अनुच्छेद 169 में। ठीक है, विधानसभा का वर्णन है अनुच्छेद 170 में। ठीक है, और राज्यपाल का वर्णन है अनुच्छेद 153 में, 153। देखो राष्ट्रपति कितना है, 52, उसमें कितना जोड़ दो, 101 जोड़ दो। अधिकतर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, है ना, 1 जोड़ दो, तो 52 से कितना हो गया, 153 राज्यपाल हो गया। यहाँ पर देखो 80, 79, 80, 81, 79, 80, 81 याद रखना। संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, 81 में लोकसभा है, 169 में, 168 में क्या है आपका, विधानमंडल है, एक एक कम कर देना, है ना। तो यहाँ पर 68 में विधानमंडल है, 169 में आपको विधान परिषद, और अनुच्छेद 170 में क्या देखने को मिलती है, विधानसभा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करें। 79 में है आपका संसद, 80 राज्यसभा, 80 लोकसभा, है ना। ठीक, विधानमंडल में क्या है, 168 विधानमंडल है, विधान परिषद 169 है, 170 विधानसभा है। तो ये 79 से स्टार्ट हो रहा है, ये 168 से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक एक जोड़ते जाना तब भी बन जाएगा। 79 में संसद, विधानमंडल 168 में है। ठीक है, राष्ट्रपति 52 में है तो 101 जोड़ दो, तो
राज्यपाल हो जाएगा, 153 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक, समराइज हो गया, याद हो गया ये? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, फिर से जी सर। हम कोशिश करते हैं। संसद कितने में है? 79। ठीक है, एक जोड़ दो, 79 80 हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा, एक और जोड़ दो, 81 कर लो, क्या है लोकसभा, आपका? लोकसभा। लोकसभा ठीक है, और विधानमंडल कितने में है? 168 में। 168, कितना में? 168। ठीक है, 168 तो 168 में एक जोड़ दो, 169 कितना हो जाएगा? विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है, और विधानसभा कितने में हो जाएगा? 170 में हो जाएगा। 170 52 में क्या है बेटा? राष्ट्रपति, और राज्यपाल का वर्णन? 153 में राज्यपाल। वेरी गुड। ठीक है, याद हो गया ये? ठीक, अब जी चलिए सर। हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव सिस्टम की। ये तो हमारी क्या हो गई? विधायिका हो गई। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव सिस्टम की। ठीक है, डिटेलिंग कर रहे हैं हम सबको, हमने पहले देखा है एग्जीक्यूटिव को। तो देखो, हमने यहाँ पर देखा था कि भैया एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम होता है ना, उसको हम दो भाग में बांटते हैं, है ना। एक होता है राजनीतिक और दूसरा होता है कौन सा आपका? राजनीतिक या अस्थाई एग्जीक्यूटिव, और दूसरा होता है स्थायी एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, है ना, और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। ठीक, अब देखो, राजनीतिक या अस्थायी अगर हम विधायिक कार्यपालिका की अगर बात करें, तो कार्यपालिका हमको पता है कार्यपालिका क्या कार्य क्या होता है? कानूनों को लागू करना, नियमों को लागू करना, योजनाओं को लागू करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। अब देखो, एग्जीक्यूटिव का अगर मैं साफ साफ सीधा सीधा बात करूं, तो एग्जीक्यूटिव जो क्या करती है, नियमों कानूनों को जो निर्मित नियम कानून है, विधायिका में निर्मित नियम कानून है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। उसका जिम्मा किसका होता है? कार्यपालिका का। ठीक है, दोनों शक्तियां अलग अलग हैं। ठीक है, क्या दोनों शक्तियां अलग अलग हैं? ठीक है, ठीक, विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति। अब देखो, हम ना राजनीतिक कार्यपालिका में हमने देखा था कि भाई अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है, संसदीय कार्यपालिका होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है, बहुल कार्यपालिका होती है, इन सब के बारे में देखा था। तो ये हमने देखा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था। आज हम यहां पर से अंतर समझेंगे किसके मध्य? आपकी अध्यक्षीय कार्यपालिका और संसदीय कार्यपालिका के मध्य। ठीक है, तो देखो, यहां पर आधार क्या है ये हम देखेंगे। यहां पर हम देखेंगे अध्यक्षीय कार्यपालिका के गुण, यहां पर हम देखेंगे संसदीय कार्यपालिका के गुण। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इन दोनों के बारे में हम यहां पर देखेंगे। तो पहला आधार जो मैं ले रहा हूं वो है चुनाव, है ना, चुनाव या इलेक्टेड बाई, कर लो इसको, इलेक्टेड बाई यानी किसके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो देखो, अध्यक्षीय जो कार्यपालिका होती है उसमें जो जनता है ना, वो क्या करती है? एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से उसको चुनती है। तो जनता द्वारा ही चुना जाएगा, ये भी अध्यक्षीय कार्यपालिका में भी। तो जनता क्या करती है? निर्वाचक गण, है ना, जिसे क्या कहते हैं आप? इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज इंग्लिश में, है ना, के माध्यम से क्या करती है? चुनती है अध्यक्षीय कार्यपालिका में। वहीं पर जबकि संसदीय कार्यपालिका में हम बात करें, है ना, तो किसके द्वारा चुना जाता है?
यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है होता है, कार्यपालिका जो प्रमुख होता है ना, अध्यक्षीय कार्यपालिका में, तो जनता किसको चुनती है? इलेक्टोरल कॉलेज को चुनती है, निर्वाचक गणों को चुनती है, और उनके माध्यम से जितनी सीटें जीत के आते हैं उस हिसाब से, है ना, वो क्या करते हैं? अध्यक्ष को वोटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर संसदीय कार्यपालिका में क्या है? तो यहाँ पर क्या होता है? विधायिका के सदस्य, है ना, के समूह द्वारा बहुमत दल, सामान्यतः बहुमत दल के नेता को ही, है ना, के सदस्य में से, ठीक है। यहां पर समूह कहने से आशय हमारा मंत्री परिषद से है, ठीक है। अब देखो ये सामान्य शब्दों में कहना क्या चाहता है, ये हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पर अध्यक्षीय कार्यपालिका जैसे यूएसए में स्थित है, वहां पर क्या करती जनता? इलेक्टोरल कॉलेज चुनती है, निर्वाचक गण चुनती है। वो किसको चुनते हैं? अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है। जबकि संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है? भारत में क्या होता है? जब आपने विधायक को वोट दिया, विधायक क्या बनेगा? मंत्री बनेगा, और वो मंत्रियों का समूह क्या चुनेगा? प्रधानमंत्री चुनेगा। यही होता है संसदीय कार्यपालिका में, होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो विधायिका के सदस्यों द्वारा, है ना, समता बहुमत दल, जो बहुमत प्राप्त दल है, उसी में के समूह में से मंत्री परिषद चुना जाता है, और मंत्री परिषद क्या चुनती है? प्रधानमंत्री चुनती है। यही सिस्टम है। अब हम अगर बात करें सेकंड चीज की, तो सेकंड जो आधार है वो है भैया कि प्रमुख, है ना, प्रमुख कितने होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, किसमें? आपका अध्यक्षीय कार्यपालिका में राष्ट्राध्यक्ष जो होगा, जो चुना जाएगा, वही क्या होगा? एकमात्र, और क्या होगा? सर्वोपरि होगा, ठीक है। क्या होगा? एकमात्र मुखिया होगा और सर्वोपरि मुखिया होगा, और कोई दो शासन के दो मुखिया नहीं होंगे, जैसे संसदीय कार्य प्रणाली में होता है। यहां पर शासन, है ना, सत्ता या कार्यपालिका के दो मुखिया होते हैं। कितने मुखिया होते हैं? दो मुखिया होते हैं। कौन कौन से दो मुखिया होंगे? पहला होगा औपचारिक, जिसे नाम मात्र भी कहते हैं, औपचारिक या नाम मात्र का मुखिया, ये कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और दूसरा होगा अनौपचारिक, ठीक है, या वास्तविक, कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो देखो यहाँ पर शासन सत्ता के दो मुखिया, एक राष्ट्रपति होगा, दूसरा प्रधानमंत्री। चूंकि संसदीय प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ, वहां पर क्या है? राष्ट्र जो राजा होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, औपचारिक मुखिया होता है, ठीक है। भारत में चूंकि गणतंत्र है, इसलिए राष्ट्रपति का सिस्टम है ना। यहाँ पर मोनार्की तो है नहीं, है ना, ठीक है। राजतंत्री संसद नहीं है यहाँ, राजतंत्री संसद प्रणाली नहीं है यहाँ, गणतंत्री संसद प्रणाली है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होगा, है ना, वो औपचारिक या नाम मात्र का प्रमुख होगा। जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री क्या करता है? राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग उनके नाम पर करता है ना, ठीक है। क्लियर? एक बार क्वेश्चन पूछा है कि बताइए भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है? तो याद रखिएगा, भारत का संवैधानिक मुखिया होगा राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना। तो औपचारिक, नाम मात्र या संवैधानिक मुखिया, ये चीज ध्यान रखना। प्रधानमंत्री को कहीं पर भी नहीं बोला है डायरेक्ट कि ये क्या होगा, है ना, मुखिया होगा। प्रधानमंत्री के लिए शब्द प्रयोग किया गया अनुच्छेद 52 में, है ना, कि भारत की राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, है ना, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। भारत में मुखिया की बात नहीं की गया है, तो भारत के मुखिया को नहीं डिनोट किया गया है प्रधानमंत्री को। तो संवैधानिक मुखिया अगर आपको कहता है क्वेश्चन, तो या नाम मात्र का मुखिया, औपचारिक मुखिया कहता है तो राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया जरूर है, लेकिन उसके पास शक्तियां नहीं है, वो खुद प्रयोग नहीं करता, उसका बहुत रेयरली प्रयोग करता है। तो मुख्यतः उनकी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है।
है ना। तो ये अनौपचारिक है ना, डायरेक्ट नहीं है ना। और एक्चुअल में शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री के ही पास होती है। ठीक है, क्लियर। सर इस राज्य के बाद क्या लिखा, सॉरी शासन के बाद क्या लिखा है? शासन, सत्ता या कार्यपालिका। सत्ता। जी। हाँ, सत्ता। ठीक है, आप पूछ लिया करो क्योंकि आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये बहुत छोटा दिख रहा होगा, है ना। जी सर। ठीक है, और सर शासन, इस साइड सत्ता, राष्ट्राध्यक्ष और एकमात्र एकमात्र और सर्वोपरि है सर्वोपरि। ना? जी, जी एकमात्र और सर्वोपरि मुखिया होता है राष्ट्राध्यक्ष, जबकि, है ना, जी। यहाँ पर दो मुखिया होंगे, एक आपका औपचारिक होगा, एक अनौपचारिक होगा। औपचारिक। ठीक है, जी जी सर। अब देखो, इसके बाद हम इसको और बांटते हैं और देखते जाते हैं और क्या क्या आधार है। ठीक है, तो एक आधार और हम देखेंगे यहाँ पर से कि भैया कौन से देश में ये चलता है ना। तो यूएसए जो है, अमेरिका है, ये इसका जनक देश है अध्यक्षीय कार्यप्रणाली का, है ना। कौन सा है, यूएसए जो है जनक देश है अध्यक्षीय कार्यप्रणाली का। जबकि भारत, है ना, फ्रांस, यहाँ आपको ये देखने को मिलता है। और ब्रिटेन जो है इसका जनक देश है। ब्रिटेन क्या है, जनक देश। और अधिकांश देशों में आपको संसदीय प्रणाली आपको देखने को मिलती है। फिर अगर बात करें शक्ति व प्रयोगकर्ता की, ठीक है, ठीक, क्या, शक्ति व प्रयोगकर्ता की। तो शक्ति और प्रयोगकर्ता देखो, संविधान ना, संविधान पूर्ण शक्ति किसको देता है, राष्ट्राध्यक्ष को देता है, जो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, समझ में, पूरी शक्ति किसको देता है, राष्ट्राध्यक्ष को। और प्रयोगकर्ता भी वही होता है इसका। ठीक है, तो राष्ट्राध्यक्ष को ही शक्ति दी जाएगी और राष्ट्राध्यक्ष ही प्रयोगकर्ता होगा, लेकिन संसद द्वारा थोड़ा सा नियंत्रित जरूर होता है राष्ट्रपति। ठीक है, संसद चाहे तो राष्ट्राध्यक्ष के कुछ फैसलों पर रोक लगा सकता है। ठीक है, ऐसा हमने देखा है बराक ओबामा के जो आपका हेल्थ बिल आया उस पर, और बहुत सारी चीजों पर हमने देखा हुआ। जो बाइडेन के भी कुछ निर्णयों पर वहां की कांग्रेस ने रोक लगा दी है ना, उसको रद्द कर दिया। ठीक है, तो संविधान संपूर्ण अधिकार राष्ट्रपति को देती है और वही उसका प्रयोगकर्ता होता है अध्यक्षीय कार्यप्रणाली में। जबकि संसदीय कार्यप्रणाली की बात करें तो संविधान जो है ना, संविधान जो है संपूर्ण शक्ति किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। लेकिन प्रयोगकर्ता कौन होता है, प्रयोगकर्ता वह स्वयं नहीं होता है, स्वयं नहीं करता है प्रयोग। कौन करता है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। कहा भी गया है, ठीक है, कहा भी गया है कि, है ना, राष्ट्रपति अपने जो अधिकार है उनका प्रयोग क्या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से, मंत्रिमंडल की सहायता से करेगा। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के नाम पर क्या करते हैं, और उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है, फिर इसका हम नेक्स्ट जो है वो है, देखें अगर कार्यकाल की, तो यहां पर निश्चित कार्यकाल होता है अध्यक्षीय कार्यप्रणाली में, निश्चित कार्यकाल होगा, है ना। और केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। हटाया कैसे जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। कैसे हटाया जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। किसको, राष्ट्रपति को या राष्ट्राध्यक्ष को। यहां पर कार्यकाल जो है अनिश्चित होता है, इसका, कार्यपालिका का। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। ठीक है, जो कौन, आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो यहाँ कार्यकाल जो है अनिश्चित होता है। यहां पर हटाया जाना, तो कार्यपालिका सदस्य कैसे हटेंगे, तो कार्यपालिका के सदस्य कैसे होंगे, या तो उनको इस्तीफे दिया जाएगा,
है ना, या राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, याद रखना, मंत्रियों को निलंबित करने का या मंत्रियों को हटाने का जो निर्णय है वो राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति करेंगे, राज्यों में राज्यपाल करते हैं, है ना। और किसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर वो ऐसा करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति किसी मंत्री को अगर हटाना है तो। क्लियर। फिर क्या नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है व्यवस्थापिका का सदस्य होना। व्यवस्थापिका किसको कहते हैं, विधायिका को ही व्यवस्थापिका कहते हैं। तो क्या अमेरिका का जो राष्ट्रपति होगा, है ना, राष्ट्रपति होगा या मंत्री होगा, ये विधायिका का सदस्य होगा, तो जरूरी नहीं है ना, क्या जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है अध्यक्षीय कार्यप्रणाली में, वो संसद का या व्यवस्थापिका का अंग नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जबकि यहां पर आपको व्यवस्थापिका का सदस्य होना क्या है, जरूरी है ना, मैंडेटरी है ना। और अगर आप नहीं हैं, अगर आप व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हैं, ठीक है, ठीक है, तो आपको शपथ ग्रहण के कितने 6 माह के भीतर क्या होना पड़ेगा, सदस्य सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। तो बात को समझना कि राष्ट्रपति या मंत्री अध्यक्षीय कार्यप्रणाली में जरूरी नहीं कि व्यवस्थापिका के अंग हो, नहीं भी हो तो चल जाएगा। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति बना है, राष्ट्रपति अपने हिसाब से किसी भी को मंत्री बना सकता है, किसी भी एक्सपर्ट को। कोई विदेश मामले का एक्सपर्ट है तो उसको मंत्री बना दिए, विदेश मंत्री। कोई आईटी मामलों का जानकार है तो उसको बना दिए सूचना मंत्री, सूचना और तकनीकी मंत्री। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में अगर आपको कार्यपालिका का सदस्य होना है तो आपको विधायिका का सदस्य होना जरूरी है। बिना विधायिका का सदस्य हुए आप कार्यपालिका के सदस्य नहीं बन सकते। इट मीन्स क्या है, अगर आपको क्या बनना है, प्रधानमंत्री बनना है या मंत्री बनना है, तो आपको क्या बनना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा या सांसद बनना पड़ेगा। ठीक है, सांसद होगे तभी प्रधानमंत्री बन पाओगे। राज्यों में आप विधायक होगे तभी मंत्री या मुख्यमंत्री बन पाओगे। ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं आप, 6 माह का समय दिया जाता है आपको कि अगर आपको घोषित भी कर दिया है, मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, आप शपथ भी ले लेते हैं या प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो 6 माह के भीतर क्या करेंगे, आप सदस्यता लेंगे। और उसके लिए क्या होता है, अधिकतर उपचुनाव होता है। जैसे हमने देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, है ना, वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, तो वो कहां से चुन के आए थे जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, असम से वो चुन के आते हैं, असम से राज्यसभा सदस्य चुन के आए, असम से उन्हें राज्यसभा सीट देकर भेजा गया, है ना। तो वो इस तरह से किसके मेंबर बन गए, संसद के मेंबर बन गए, विधायिका के मेंबर बन गए, व्यवस्थापिका के मेंबर बन गए। ठीक है, वैसे ही जब छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जब बने थे तो वो भी छत्तीसगढ़ की किसी भी विधायिका के सदस्य नहीं थे, या किसी भी जो आपकी विधानसभा सीट है उसके सदस्य नहीं थे। तो उनके लिए मरवाही सीट खाली की गई और मरवाही सीट से वो चुनाव लड़के आए 6 माह के भीतर। ठीक है, और 6 माह के भीतर चुनाव लड़के आए, है ना, और वो क्या बन गए, फिर मुख्यमंत्री बने रहे। ठीक है, अगर 6 माह के भीतर आप क्या नहीं करते हैं, सदस्यता नहीं लेते हैं किसकी, विधायिका की, तो आप क्या होंगे, इल एलिजिबल हो जाएंगे, आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं पूरे टर्म्स एंड कंडीशन, पूरे
आपके जितने भी वो हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं, इन पर चर्चा करते हुए हम बात करेंगे। जितने भी तथ्य हो सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हम उन सब पर बात करेंगे, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन कहीं से भी घुमाना चाहे तो आप ना घूमे इसलिए, है ना। तो क्या हुआ कि अगर आप क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है क्या भारत के प्रधानमंत्री या भारत में कार्यपालिका के सदस्य को व्यवस्थापिका के सदस्य होना आवश्यक है, तो जी हाँ है। ठीक है। दूसरी चीज, कार्यपालिका का सदस्य अगर विधायिका का सदस्य नहीं है तो क्या करना होगा, तो 6 माह के भीतर क्या करना होगा, उसको विधायिका का सदस्य बनना होगा। ठीक है। अब उसके लिए क्या होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। चुनाव होके 6 महीने के अंदर भैया वो कहीं से भी विधायिका का सदस्य बनो तुम, हमको नहीं पता कैसे भी बनो। अगर नहीं बन पाते, चुनाव टाइम पर नहीं हुआ, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी दूसरे को बुलाएगा, ठीक है, या दूसरे को बनाएगा। ठीक, समझ में आया बात। अब देखो जी सर। इसके बाद और कार्यपालिका कितनी होती है, और कितनी तरह की, एक होती है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका, इसमें क्या होता है, शक्ति का विभाजन होता है। इसमें शक्ति विभाजन होता है। संसदीय कार्यपालिका में 2 प्रमुख जरूर होते हैं, लेकिन शक्ति विभाजन उतना नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर शक्ति विभाजन होता है किसके मध्य, राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी जाती हैं और प्रधानमंत्री को शक्तियां दी जाती हैं, अलग अलग शक्ति। ठीक है। कहा, इसका उदाहरण आपको देखने को मिलता है दोहरी कार्यपालिका का, कहा, फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है, जहां राष्ट्र के 2 मुखिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और दोनों को भी पावर का बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, भारत में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जितने भी क्या होंगे आपके, भारत किसी वैदेशिक देश से समझौता करेगा, ठीक है, तो वह किसके नाम पर करेगा, तो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, याद रखिएगा, किसके नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है। फिर आता है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका का जो उदाहरण है वो है आपका स्विट्जरलैंड। वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता डायरेक्ट चुन के भेजती है, करीब 6 लोगों को एक साथ आपका कार्यपालिका का मेंबर होता है। इस तरह बहुल कार्यपालिका वाला देश है स्विट्जरलैंड। वहां पर 6-7 लोग मिलकर फैसला देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 मुखिया हो गए ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां